अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग का क्या सोल्यूशन है? सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हाउ कैन वी यूज़ अ सोलर सिस्टम ताकि हमारा बिल भी कम आए और लोड शेडिंग से भी जान छूटे, क्योंकि लोड शेडिंग तो क्रॉनिक होती जा रही है और आपको पता है कि गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है। तो क्या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में हमें? देखें, कोशिश करें कि हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो हाइब्रिड सिस्टम का ही है। सही है। मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है हाइब्रिड इन्वर्टर्स की, वो 8 किलोवाट में टेस्ला भी बना रहा है, नाइट्रॉक्स भी बना रहा है। सही है। सोलर मैक्स हाइब्रिड में अवेलेबल है। हाँ जी है। वो भी है। तो ये तीनों बहुत अच्छे, दो तो IP65 है और जो टेस्ला है वो IP65 नहीं है, बट स्टिल इट वर्क्स वेरी फाइन। बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है। खैर, ये तीन बड़े अच्छे इन्वर्टर्स हैं मार्केट में अवेलेबिलिटी जिनकी है, जिनके ऊपर आप अपने हाइब्रिड सिस्टम को डिज़ाइन करवा सकते हैं। सिर्फ ऑन ग्रिड पे जाना पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी अक्लमंदी इसलिए नहीं होती क्योंकि जब लोड शेडिंग हो जाती है और दिन में 12 से 2, 10 से 4 लोड शेडिंग शुरू कर दी इन्होंने, तो सारा सिस्टम हमारा ज़ीरो हो गया। लोड शेडिंग की वजह ये बताते हैं हमारे भाई साहब के जी आपके पीछे वाला चोरी कर रहा था, आपके पीछे इलाके में चोरी हो रही है, इसलिए हम आपके पूरे फीडर को ट्रिप कर देंगे। अब आपका क्या कसूर है? आप बिल भी भर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है, आपने ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगाया हुआ है और आपको फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करें इसको। अच्छे इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल है। लगाने वालों में बहुत बड़ा इशू है इस टाइम पे कि सामान इम्पोर्टर ने फिर भी अच्छा मंगवा के रख दिया है, पर जो लगा के दे रहे हैं वो सिस्टम को डिज़ाइन नहीं कर पा रहे। उनको नहीं पता चलता कि पैनल कौन सा लगा हुआ है, इसके साथ वायरिंग कौन सी होनी है, ये जो इन्वर्टर है इसकी कॉम्बिनेशन में कौन से पैनल्स लगने हैं, इसकी स्ट्रिंग कितनी बननी है, कितने एम्परेज का है, वो इनको समझ नहीं आता। और कस्टमर बहुत डिसहार्ट हो जाता है पूरी इन्वेस्टमेंट के बाद कि यार ये हाइब्रिड इन्वर्टर तो काम नहीं करता, ये बैटरी वाला तो बहुत तंग करता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर इतना सीधा होता है कि वो आपको, कस्टमर को प्रैक्टिकली तो पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। वो 10 यूनिट ऊपर बना रहा है, 10 कम बना रहा है, पर वो जितने बना रहा है बनाई जा रहा है। तो इसलिए वो जो इंस्टॉलेशन की जो गैप है ना, वो कस्टमर को पता नहीं चलती और लगाने वाला भी तुन देता है और जिसका लगा होता है उसको भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। हाइब्रिड में फौरन पता चल जाता है, या वो ट्रिप कर रहा होता है, या बंद कर रहा होता है, या बैटरी को खराब कर रहा होता है और वो आपको लोड नहीं दे रहा होता है, वो डायरेक्ट आपको तंग कर रहा होता है अगर सही से इंस्टॉलेशन नहीं की हुई। इसमें एक और बात भी ऐड करते चलो, ऑन ग्रिड सिस्टम में भी इशू आता है। कल एक ग्रुप पे मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने पूछा था कि जी 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम को कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। तो नीचे लोगों ने, आपने भी देखा होगा, नीचे लोगों ने कमेंट्स में बताया हुआ था मेरा 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है पर डे, किसी ने बोला था मेरा 50 प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली अगर 10 किलोवाट की बात करें तो इस सीजन में, ये जो अभी जून जुलाई अगस्त, इसमें हमारा जो डे टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम जो प्रोड्यूस कर सकता है वो 60 से 65 के दरमियान प्रोड्यूस कर सकता है अगर एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है जिसकी इंस्टॉलेशन सही हुई भी है, जिसका इन्वर्टर और पैनल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच है, वो कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, और सोलर पैनल्स पे कोई शैडो नहीं है और सोलर पैनल सबसे ज़्यादा साफ है, और जो वायरिंग है वो अंडर गेज नहीं है और किसी भी कंपोनेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो करंट फ्लो को रोक रहा हो, और सनलाइट भी पूरे टाइम की हो रही है ना कि बादल आए। मतलब अगर फर्ज करें आज बादल हैं तो फिर आज का दिन निकाल देते हैं उसमें से। बट और इसका हम स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग कहेंगे कि प्रॉपर 62 63 यूनिट्स 10 किलोवाट का ही बनाता है आराम से जाते हैं। देखें, ये हो गई मैक्सिमम की बात कि 60 से 65 के दरमियान जितनी प्रोडक्शन होगी मैक्सिमम वो हो सकती है पॉसिबल 10 किलोवाट से। अब कुछ डेज पे उससे कम भी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सिस्टम है वो कभी 45 से ज्यादा उसने बनाया ही ना हो 10 किलोवाट के सिस्टम। अगर उसने कभी भी 45 से ज्यादा नहीं बनाया तो फिर उसमें कोई इशू है। अब उन सारे इश्यूज में से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं, बट असल में तो ये इंस्टॉलेशन के वक्त ही ख्याल रखना होता है, क्योंकि देखें एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, कस्टमर के पैसे लग रहे हैं, तो उसी वक्त सिस्टम को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करें, उस पर शेडोज नहीं होने चाहिए, उसकी एलिवेशन ठीक होनी चाहिए, स्लोप ठीक होना चाहिए, क्लीनिंग आसान होनी चाहिए। कस्टमर को बताते ही नहीं है लगाते हुए कि सर इसको साफ भी रखना है, क्योंकि पैनल लगा देना तो कोई काम नहीं है, चीज़ें खरीद लेना कोई काम नहीं है, उन चीज़ों को ऑपरेट करना 25 ईयर्स, वो एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इन चीज़ों की क्या क्या ख्याल करना है, इन्वर्टर को कैसे मैनेज करना है, सोलर पैनल्स को कैसे मैनेज करना है, बैटरीज को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको सिस्टम लगाने से पहले बतानी चाहिए कस्टमर को, ताकि कस्टमर को पहले से पता हो। कोई लंबी चौड़ी मेंटेनेंस नहीं है, ये कोई जनरेटर नहीं है कि जिसके लिए वही वाली बात हर 6 महीने बाद, हर 2 महीने बाद आपको मैकेनिक को नहीं बुलवाना। बट अगर आप पहले से नहीं बताएंगे कि सर इन्वर्टर को इंडोर एनवायरनमेंट में लगवाएं, तो एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कंप्यूटर है, उसमें मिट्टी आएगी, ख़राब हो जाएगा, बड़ी क्लियर सी बात है। इसी तरह देखें, जनरेटर को बाहर रख सकते हैं आप, जेनसेट बाहर ही होता है, जेनसेट कभी भी घर के अंदर नहीं होता, घर के किसी कमरे में नहीं होता, घर के लाउंज में नहीं होता, बट
कंप्यूटर आप बाहर नहीं रखते, बाहर गार्डन में आपका लैपटॉप नहीं पड़ा हुआ होता, बारिश होगी, हवा आएगी, मिट्टी आएगी, ख़राब हो जाएगा ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। इन्वर्टर हमेशा अंदर होगा, कंप्यूटर है, नहीं रखेंगे आपका है, नुकसान हो जाएगा। इसी तरह इन्वर्टर की मेंटेनेंस क्या है कि उसकी सफाई रखनी है, उसमें मिट्टी नहीं आने देनी, उसकी हीटिंग का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग हैं वो IP65 इन्वर्टर के पीछे हीट सिंक होता है, आपको पता है। हीट सिंक का काम होता है कि ऑटोमेटिकली हीट को निकाल दे, पीछे से दूर कर दे। बट अगर उसको एक कमरे में लगा देंगे या उसको ऐसी जगह पे लगा देंगे जहाँ हवा का फ्लो नहीं होगा, तो वो वेंटिलेशन नहीं, वो अपना जो कन्वेक्शन करंट है वो बिल्ड नहीं होगा। ये टेक्निकल छोटी सी बात है कि हवा को चलाएंगे तो हीट दूर जाएगी ना, अगर हवा ही रुक जाएगी वहाँ पे तो हीट नहीं जाएगी। तो हीट सिंक लगने का ये मतलब नहीं है कि पंखा लगाने की जरूरत नहीं है, फैन फिर भी लगा है। फैन लगेगा तो इन्वर्टर का टेम्परेचर डाउन रहेगा, टेम्परेचर कम होगा तो PCB जो सर्किट बोर्ड है उस पर डैमेज या फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पिघल जाएंगे तो इन्वर्टर डैमेज हो जाएगा। आप बोलेंगे तो IP65 इन्वर्टर था। हाँ। वो था तो IP65 सर, बट आपने उसको जिस तरह इंस्टॉल किया या जिसने आपको इंस्टॉल करके दिया वो उसने गलत कर दिया, और उसने बताया नहीं उसको। अच्छा, हो सकता है उसको खुद भी पता ना हो, या उसको पता हो तो या उसके नज़र में इस बात की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो कि कस्टमर को भी आपने आगाही देनी है। बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हुए कतराते हैं, क्योंकि लगता ये है हर बंदे को कि मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो मेरे हाथ से बात निकल जाएगी। सर आपके हाथ में तो कोई बात है ही नहीं ना। अच्छा, आपका काम है कि आपने सही बात अगले को बतानी है। अगले बंदे की चॉइस है, उसने जो लगवाना है, जिससे लगवाना है, जहाँ से लगवाना है नहीं लगवाना है, ये उसकी मर्जी है। आप अगले को चेपे नहीं, मतलब उसको आप जबरदस्ती माल क्यों बेचने लगे में। अच्छा, और जबरदस्ती माल बेच के उसके सारे पैसे दाव पे लगा देते हैं। एक और अभी मुझे ख्याल आ रहा था, देखें आप गाड़ियां ठीक करवाते हैं ना, तो जो अब मैकेनिक से जब आप करवा रहे होते हैं, आपके दिल पे लग रही होती है जब वो अपना पाना लेके ना आपके फेंडर के साथ लेके घूम रहा होता है। बिल्कुल, कि ये स्क्रैच मारेगा, अभी स्क्रैच मारेगा, ये अंदर बैठा हुआ है, गंदे हाथ लेके बैठ गया है। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है? उस बेचारे के पास तो गाड़ी नहीं है, वो तो है सिर्फ मैकेनिक। बिल्कुल ऐसी है। वो तो उसको एहसास ही तब होगा जब उसने उतनी बड़ी गाड़ी कभी लेगा, ऑफ कोर्स, तो फिर उसे एहसास होगा कि यार गाड़ी जब अपनी होती है ना तो बड़ी ख्याल करना पड़ता है उन चीजों का, अपना समझ के करके देना, फिर उसको समझ आएगी। इसी तरह जब अच्छे मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो प्रॉपर उन्होंने कपड़ा लगाया होता है, चारों तरफ के स्क्रैच ना पड़े, या उनकी ट्रेनिंग हुई भी होती है। ये दो चीजें। अब जो इलेक्ट्रीशियन और जो इंस्टॉलर इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है ना, वो मेजॉरिटी में वो बेचारे 30 लाख रुपए का सिस्टम नहीं अफोर्ड करते। उन्होंने खुद कभी अपने घर पे नहीं लगाया होगा, मेजॉरिटी 99%। तो वही मसला आ जाता है, जब उसने अपने घर पे नहीं लगाया तो वो अपने दिल से ही नहीं लगाता। वो तो बोलता है ये तारे दूरे लगाऊंगा, चल जाएगा, कोई मसला ही नहीं, खराब हो गर्म होगा फिर कर देंगे, कोई ना कोई मसला ही नहीं। तो यार आप वो काम दिल से नहीं करेंगे तो उस बेचारे के तो 30 लाख लग गए ना, ऑफकोर्स, कैसे चलेगा ये? उस लॉस तो डायरेक्ट उस कस्टमर का हुआ। तो कोशिश करें कि उन टीम से लगवाएं, उन कंपनी से लगवाएं, और लगवाने के मामले में कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि अच्छे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, जेन्युइन पार्ट्स फिर भी आप कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। आप मुझसे पूछेंगे, आप दो बंदों से और पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन हैंकी पैंकी कर रहा है और कौन सही सामान दे रहा है। सही बात। पर जब लगाने की बारी आएगी आपको नहीं पता चलेगा, और उस टाइम आपके पास चॉइस नहीं होगी, क्योंकि जिधर आपने डन कर लिया अब उसी ने आपको लगा के देना है, और उसको आपने पैसे दे दिए और उसने डंडी मार दी लगाने के बाद। जितना मर्जी जर्मनी का इन्वर्टर हो, जितने मर्जी अच्छे सेल हो, वो नहीं चलेंगे तो सिस्टम सारा वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा आगे, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो जो इंस्टॉलेशन की टीम है, जो जिसे आपने पूरा सिस्टम डिजाइन करवाना है, उसको नॉलेजेबल होना, उसको पता होना इन सारी चीजों का, उसकी एक्सपर्टीज इस काम में होना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वरना ये पूरी इन्वेस्टमेंट जाया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो देखें, गाड़ी आप सिर्फ खरीदने जाते हैं ना, गाड़ी में कोई 1000 से ज्यादा पार्ट्स होते हैं, अगर जिससे आपने ली है उसको पार्ट्स ही नहीं पता कि जोड़ने कैसे, तो आपके लग गए। बिल्कुल ऐसी। टोयोटा बना के सीख गया है, आपको पता है नई गाड़ी भी इसकी आएगी, मैं आंखें बंद करके ले लूंगा, खराब नहीं होगा। आप नई कंपनी ले ले, अब इतनी सारी आई थी, आग लगना शुरू हो गई थी, टायर फट रहे थे, उनको सीखना पड़ा। तो आपने, कस्टमर ने पैसे दे के सीखा बेचारे ने। बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने तो प्लान लगाए, आपके पैसे शुरू में बर्बाद हुए। बिल्कुल ऐसी। तो कोशिश करें एक्सपीरियंस कंपनीज के पास जाएं जिन्होंने काम किया हुआ है, और जो सही से अपना समझ के उस काम को अंजाम दें, ताकि आपका नुकसान ना हो। प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म के पीछे जाएं। इसमें 100, 200, 500 कम कर दिया, आपकी कोट बहुत ज्यादा है, उनकी कोट तो बहुत ही सस्ती है। सर यही तो जेन्युइन सामान के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सही से डिजाइन करके आपके पास लग जाए। बिल्कुल। आप आज बचा लें 50,000 रुपए,
आप लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए बचा लें आज। सही है। अगर वो चले ही ना साल बाद तो आपने क्या उखाड़ लिया। अच्छा देखें, आपको एक और बात, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक साहब का फ़ोन आया था, मुझे 10 किलोवाट की कोटेशन दे दें, तो उनको कोटेशन शेयर करी तो उनका ये रिस्पॉन्स था कि आपकी कोट की थोड़ी प्राइस ज़्यादा है। तो उनको बोला सर आप ऑल्टरनेट कोट शेयर कर दें, कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं फ़र्क कहाँ है। क्योंकि देखें कोट को कम करना कोई मसला नहीं होता। 10 किलोवाट का सिस्टम है, वो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो 8 किलोवाट के पैनल्स के साथ भी डिज़ाइन करते हैं बहुत से लोग। 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है, वो 10 किलोवाट के पैनल्स के साथ भी डिज़ाइन होता है, और वो 12 किलोवाट के पैनल्स के साथ भी डिज़ाइन होता है, क्योंकि 12 किलोवाट वाले एक्चुअली फिर 10 बनाते हैं। 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम है, वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे भी बनता है और वो L2 स्टैंड पे भी बनता है। 10 किलोवाट का सिस्टम है, उसमें 15 किलोवाट का इन्वर्टर भी लग सकता है, ताकि 10 किलोवाट के पैनल आज लगे और कल को उसमें 5 किलोवाट के ऐड हो जाए। 10 किलोवाट के सिस्टम में जो DC अर्थिंग है उसमें फ़र्क लाया जा सकता है, जो उसकी DC वायरिंग है उसमें फ़र्क लाया जा सकता है। 1000 कंपोनेंट्स हैं जो चेंज किए जा सकते हैं। इन्वर्टर के साइज, इन्वर्टर की क्वालिटी में चेंज किया जा सकता है, एक चिंड लगा सकता है, एक P टाइप लगा सकता है, एक ट्विन सेल लगा सकता है, एक N टाइप लगा सकता है, हाइमोसिस लगा सकता है, एक C ग्रेड लगा सकता है, एक A ग्रेड लगा सकता है। मतलब ज्यादा वेरिएशन है, आप इसको A to A कंपेयर ही नहीं कर सकते। और अगर करना है तो आप दोनों चीजें रखें और एक एक चीज पढ़ें कि यार ये N टाइप लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, N टाइप भी लगा रहा है, चलो ठीक है, इनके रेटों में फर्क नहीं आना चाहिए। ये नाइट्रॉक्स लगा रहा है, ये चिंड लगा रहा है, या ये ग्रोबॉट लगा रहा है, फर्क आ गया। ये कंपनी में क्या फर्क है, आप रिसर्च कर लें, आप अपनी रिसर्च करें कि यार अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है और उसकी प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, उसको कंपेयर करें, उसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, बाकी चीजों को कंपेयर करें, ताकि आपको सही पता चले कि ये फर्क कहाँ पे आ रहा है। और अगर आपको लगे कि लेजिट फर्क है, आप लगवा लें। हो सकता है वो सस्ता वाला आपको सही पड़ रहा हो, पर अगेन सोच समझ के लगवाएं, 5-6 कोटेशन लें, उसको पढ़े लिखे अंदाज में कंपेयर करें और समझें कि क्या फर्क आ सकता है। डंडी मारना, इतनी सारी चीजें बहुत आसान है। अब बहुत दफा बता चुके हैं, 300 रुपए का ब्रेकर भी आता है, 3000 रुपए का ब्रेकर भी आता है, और 8000 रुपए का भी ब्रेकर आता है। एक ब्रेकर की बात हो रही है, इतना फर्क आ रहा है। जब आपने 3 ब्रेकर लगाने हैं तो आपके 24,000 का फर्क तो यही आ गया। एक ने 900 रुपए के लगा दिए, एक के 24,000 रुपए लग गए। बिल्कुल। वो जितना मर्जी आपको बोलता रहे मेरी कोटेशन महंगी, आपने बोला वो सस्ता दे रहा है, आप लगवा लो, तो ब्रेकर ही कल को आग लगी भी होती है। अपनी ड्यू डिलिजेंस सिस्टम लगवाने से पहले करें, सिर्फ प्राइसेस के पीछे ना जाएं, हर कंपोनेंट को कंपेयर करें, हर सर्विस वर्कमैनशिप को कंपेयर करें, प्रोफेशनलिज्म को कंपेयर करें और प्रोडक्ट को कंपेयर करें कि आपको लग क्या रही है। ये वो ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज करें टोयोटा लैंड क्रूजर ले रहे हैं तो ZX मॉडल और टोयोटा लैंड क्रूजर ZX मॉडल, और फिर कंपेयर कर लिया 2022 को 2021 के मॉडल से कि 1 साल का फर्क है, फिर माइलेज कंपेयर कर ली, वो 50,000 चली है, 10,000 चली है। इस सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। दूसरा, ये प्री पैकेज नहीं आता, ये कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है जो आपने रेडीमेड IBM का थिंकपैड ले लिया, HP का ओमन ले लिया, ये रेडीमेड पैकेज नहीं आता। सिस्टम पूरा डिज़ाइन होता है, पैनल अलग होते हैं, इन्वर्टर अलग होता है, वायरिंग अलग होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है, फैब्रिकेशन अलग होती है, इंस्टॉलेशन अलग होती है, सारे सिस्टम की कंपैटिबिलिटी का डिज़ाइन फीचर एक अलग होता है। तो ये एक बहुत सारे कंपोनेंट्स है, या तो इसको पूरे को समझें आप बैठ के, और बेहतर है कि इसको समझें और फिर अपने लिए बेस्ट सोल्यूशन निकालें और फिर जिन से कोड्स लें उनको क्रॉस एनालिसिस करें ताकि आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन निकले। अच्छा, पर तब भी फवाद आप ब्रेकर टू ब्रेकर कंपेयर कर लेंगे एक हद तक, पैनल टू पैनल, आप वर्कमैनशिप की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ऑफ कोर्स वो फिर अब आप वो नहीं निकाल सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि आपको सर्विस किस तरह की मिलती है, आपकी जो टीम आती है उसमें कौन आता है लगाने, वो दोबारा फोन सुनता है कि नहीं सुनता, वो पहली दफा में ही फोन सुन रहा है, वो लगाने से पहले भी आपको कुछ बता रहा है या लगाने से पहले सिर्फ प्राइस की बात हो रही है, ऐसा दस्ती एडवांस दे दे, कुछ ना कुछ 20% दे दे ताकि काम आपका शुरू हो जाए किसी तरह। ये इस चीज की कोई वैल्यू नहीं लगा सकते आप, तो ये आपने खुद जज करना है कि कौन आपको ठीक लग रहा है, कौन किसकी समझ आ रही है, और फिर कंपेयर करें, अल्लाह का नाम लें और आगे बढ़ें। अल्लाह खैर करे आपके लिए भी, ताकि आप लोगों के भी पैसे जाया ना हो। मकसद सिर्फ एक ही है, मकसद किसी को लगा के देना नहीं है, मकसद एक है कि जो भी सोलर सिस्टम पाकिस्तान में लगा रहा है उसके पैसे जाया नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उसके ही जाया नहीं हो रहे, मुल्क के भी साथ जाया हो रहे हैं, क्योंकि उसने खुद भी बचत करनी है और डायरेक्टली मुल्क का भी फायदा करना है। तो दोनों का एक ही साथ इंशाल्लाह फायदा होगा। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और जितने लोगों तक वीडियो हो सकती है सर्कुलेट करें, ताकि जितने लोगों का नुकसान बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू।